नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो आज के 3 विषय। सबसे पहला, क्या प्रशांत किशोर मोदी का विकल्प देश को देने की प्रक्रिया में है? दूसरा, क्या कभी महंगाई भी मुद्दा बनेगी? और तीसरा, क्या लक्षद्वीप भी अगला कश्मीर होने जा रहा है? तो सबसे पहले बात कर लें जो प्रशांत किशोर हैं, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, जिन्होंने बार बार अपने को प्रूव किया है, इलेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, वोट कैसे दिलवाते हैं, और ये उन्होंने कई जगह कई बार प्रूव कर चुके हैं। 1-2 बार नहीं भी चली है उनकी, लेकिन ज़्यादातर उनका स्कोर अच्छा रहा है। अभी हाल के दिनों में 2 स्टेट, वेस्ट बंगाल में वो बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, 2 साल पहले ही वहाँ चले गए थे, और ममता बनर्जी के ऊपर काफ़ी उन्होंने कहा था कि भाई आप अनर्गल बयान मत दीजिए लोगों को, वो लगता है उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रेन किया था, ममता बनर्जी को रिस्ट्रेन कराया था। ममता बनर्जी भी बिना बात के बयान देने से बच रही थी, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्टालिन को भी, जब डीएमके की वापसी में भी उनका हाथ रहा है। अब 2 बड़ी स्टेट उनके पास हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि इस समय प्रशांत किशोर जो इनिशियली आया था उसके अनुसार, क्योंकि उन्होंने ये बहुत कई बार ये बयान दिया था कि अब मैं इलेक्शन की पॉलिटिक्स, ये जो वोट की पॉलिटिक्स और वोट मैनेजमेंट है, इससे मैं अपने को विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरी कंपनी वो काम करेगी, मेरे साथ जो लोग हैं वो लोग काम करेंगे, लेकिन मैं इससे अलग हट रहा हूँ। उस समय काफ़ी एक चर्चा थी कि वो पंजाब में फिर जाके डेरा डालेंगे, और पंजाब का इलेक्शन है। अमरिंदर सिंह की वापसी में भी उनका एक बड़ा हाथ रहा था 2017 में। लेकिन इन सब से इतर वो एक बड़ा काम इस समय जो जैसा आ रही हैं खबरें, वो विपक्ष को सहेजने का या एक सूत्र में बांधने का, और जो एक प्रश्न बार बार आता है ना कि भाई देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, टीना, तो वो टीना फैक्टर का जवाब ढूंढ रहे हैं, और वो मोदी के विकल्प की तैयारी कर रहे हैं देश में। वो विकल्प का अभी चेहरे से ज़्यादा वो पहले स्टिच ये कर रहे हैं कि एक सशक्त विपक्ष तैयार हो जाए, उसके बाद लीडरशिप क्या होगा, कैसे होगा, उसके अहम किरदार हो सकते हैं, लेकिन अभी बहुत चेहरे पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं। इसी के तहत, अच्छा, इसको भी थोड़ा एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि ये इसको कहाँ क्या क्या घूम रहे हैं, वो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैंने पहले के भी शोज में कहा है, फिर से मैं एक बार आपको याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश 80 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट्स, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40 एंड तमिलनाडु 39, दैट मेक्स 249, 249 सीट की बात है। इसमें से 2 जगहें तो ऑलरेडी उनके साथ हैं, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इन दो जगह से अगले चुनाव, मतलब 2024, अब सब लोग फोकस कर रहे हैं 2024 के में बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। अब वो तीसरी स्टेट में गए हैं, महाराष्ट्र। अच्छा, वहाँ जाने से पहले एक उन्होंने काम ये भी किया, जो बीजेपी के चाणक्य हैं, चाणक्य का यह है ना कि आप जब फौज में देखिए तो एक इन्फेंट्री होती है, तो इन्फेंट्री लड़ती है, लेकिन उसको एक कवर फायर देता है, तो वो आर्टिलरी होती है, पीछे से बमबाजी करते हैं। तो वो हमारे चाणक्य बमबाजी ये कर रहे थे कि उनका मनोबल टूटे, वो 4 को बिना बात के पुराने केसेस में उनको ले आओ, उनको जेल में डाल दो, इत्यादि इत्यादि। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने बिल्कुल कारगर उपाय किया। अब वो हावी हो गए हैं भाजपा को तोड़ने में। तो भाजपा के 35 एमएलए की, जैसा कहा जा रहा है कि 35 एमएलए क्रॉस ओवर करना चाहते हैं, कुछ एमपीज क्रॉस ओवर करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है कि अभी और लोग भी आएंगे जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी नहीं की है, ठीक है, चले गए थे, जो भी सीट की वजह से आज चले गए थे, हमारे खिलाफ कोई खराब बात नहीं बोली है, मैं उनको वापस लेने को तैयार हूँ। मुकुल रॉय आ ही गए हैं, और मुकुल रॉय वहाँ बड़े खिलाड़ी थे, मतलब ये ध्यान रखिएगा, वो तृणमूल कांग्रेस को हैंडल करने वाले थे, और बीजेपी को जो भी आज कह रहा है 3 से 73, 3 से 70 जो भी पहुंचे हैं, उसमें मुकुल रॉय का सबसे अहम किरदार था। उसके बाद उनको, क्योंकि यूज एंड थ्रो है, आज वो हमारे, वो कौन है, कोबरा जी भी कहाँ है नहीं पता, कोबरा जी वापस चले गए, बंबई की, बेंगलोर की, कलकत्ता नहीं पता है, वो कोबरा जी आ गए थे। तो बीजेपी की ये स्थिति है कि वो यूज एंड थ्रो वाला है, उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। उन्होंने अब, जैसा कहा जा रहा है कि मुकुल रॉय का रोल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक ऑल इंडिया फेस देने के लिए, शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि उनको राज्यसभा में भी लाने की बात है, उनको एक ऑल इंडिया फेस देने की बात हो रही है। तो अब वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पीके कल महाराष्ट्र पहुंचे, दिन का खाना खाया, मतलब शरद पवार के यहाँ, रात का खाना खाया शाहरुख खान के यहाँ, मतलब ये सब तो सपने जैसी बातें हैं कि,
और वो सिर्फ खाना ही नहीं खाया, 3 घंटे तक उन्होंने वहां बात की। और ये भी चीज समझ लीजिए कि इसका क्या हो रहा है। वहां 3 घंटे बात की सुप्रिया सुले और जो शरद पवार जी हैं, उनके जो ग्रैंडसन हैं, उनके बड़े भाई, उनके भाई के पौत्र है रोहित पवार, जो इस समय एमएलए भी हैं, वो प्रेजेंट थे। वहां की बात हुई और ये हो रहा है क्योंकि शरद पवार भी एक मजबूत पॉइंट हो सकते हैं जिनके अगल बगल लोग रैली अराउंड करें। ये सबने देख लिया था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शरद पवार आके खुद उन्होंने कमान संभाली थी और तब वो सरकार वहां पे बन पाई थी। कुछ कुछ चीजें मैं आपसे इसलिए शेयर कर लूं क्योंकि वो भी आपको ध्यान रखना होगा। मुकुल रॉय को, जिनका एक बड़ा रोल है, उनको अगर आपने कोई एक बड़ा रोल नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं किया तो वो फिर झगड़े शुरू होंगे इनके अभिषेक बनर्जी, जो इनका ममता बनर्जी का भतीजा इत्यादि। तो वो बैलेंसिंग भी एक बिल्कुल साफ साफ हो जा रही है। अब मुकुल रॉय हैज अ नेशनल रोल, अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी तो हो गए लेकिन वो संभालेंगे ज्यादा वेस्ट बंगाल को। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी अजीत पवार महाराष्ट्र पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भाई वो तो चले ही गए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ। तो आने वाले कभी भी समय में अगर कोई बात कभी बनती है, मौका होता है, तो वो शरद पवार की राष्ट्रीय जो एनसीपी है उसका फेस होंगे महाराष्ट्र में। लेकिन जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात आ रही है तो शरद पवार अपनी लड़की सुप्रिया सुले को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे और या अपने जो पौत्र है रोहित पवार को। तो ये एक जो पावर का डिवीजन है वो भी इसको सूट कर रहा है क्योंकि अजीत पवार वहां डिस्टर्ब नहीं होंगे, सुप्रिया सुले को भी एक नेशनल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। शरद पवार का सारे देश में सब जगह इतना परिचय है और इतनी गुडविल है कि उनका हर स्टेट में कुछ ना कुछ 2, 4, 10, 20 लोग हैं ही। तो 3 घंटे इस पे बात हुई और 3 घंटे बात होके अब आगे की रणनीति तय हो रही है। तो आने वाले समय में आपको इसमें भी कुछ ना कुछ वो मिलेगा ही। 1-2 चीजें और इस मीटिंग से तय हो गई। उद्धव ठाकरे अभी मिल के आए थे प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री से कोई भी चीफ मिनिस्टर मिल सकता है। जब वापस लौटे तो वहाँ संजय राउत ने एक कुछ प्रधानमंत्री की प्रशंसा में एक बात कही है। हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ इस समय देश के अगर क्योंकि सबसे अच्छा कहना ठीक नहीं होता है, पहले 2-3 जो बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वर्किंग चीफ मिनिस्टर हैं विद सो मेनी ऑड्स, उसमें मैं उद्धव ठाकरे को मानता हूँ। उद्धव ठाकरे जितने ऑड्स के अगेंस्ट जिस तरह से काम कर रहे हैं, कोरोना में जिस तरह से काम किए हैं, जैसे स्टेट चला रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। उसके विरोधी कुछ भी कहते रहे। तो ये तो बात हो गई कि अब आने वाले समय में प्रशांत किशोर का एक बड़ा रोल होगा। चाणक्य जी जो अपने को चाणक्य बोलते हैं, प्लीज वॉच आउट। अब दूसरी बात हम लोग कर लें महंगाई की, क्योंकि महंगाई पे कोई विमर्श नहीं है, लोग अपना उसको चैन से ले लिए हैं। कल मध्य प्रदेश में 106 रुपए 45 पैसे पे पेट्रोल पहुंच गया, 106 रुपए 45 पैसे, और देश के बहुत सी जगहों पे अब 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। इस पे एक छोटी सी हमारे मोदी जी की बात भी सुन लें। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अब ये सब उस समय आप बड़ा बताते थे कि किसका क्या है और क्या नहीं है, लेकिन ग्राउंड ये भी है कि महंगाई से आदमी की कमर टूट गई है। और ये इशू क्यों नहीं बन रहा है, ये तो एक दुख की बात है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, अगर आपको याद हो, प्याज के दाम बढ़ने से कांग्रेस इलेक्शन हार जाती थी, तो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने उसको जड़ से ही गायब कर दिया। उन्होंने कहा मैं प्याज ही नहीं खाती हूं। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि पेट्रोल का पैसा तो वो मंत्री हैं तो अपनी जेब से वो नहीं भराती होंगी, वो भारत सरकार मेरे और आपके जो भी हम लोग टैक्स देते हैं उसी पैसे से वो पेट्रोल भरता होगा। तो उनको भी क्या फर्क पड़ता है, पेट्रोल 106 हो चाहे 1006 हो। फिर एक जो बिल्कुल ठेठ प्रशंसक लोग हैं, मैं भक्त नहीं बोलूंगा आपसे, अब मैं उसको प्रशंसक बोलता हूं, जो बिल्कुल हार्डकोर प्रशंसक हैं, उनका कहना है कि जब ये कल रवीश कुमार ने एक अच्छा शो किया। उसने कहा जब इंटरनेशनली 5 रुपए तेल का दाम है और हम 106 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये भी देखने वाली बात है
कि ये प्रशंसक लोग ये कह रहे हैं कि हम देश को तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा योगदान है। मतलब एक 100 रुपया, 5 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचना, हमारा देश की तरक्की हम करवा रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज आपको अपना वो बता दूं, क्योंकि मुझे उस चीज से डर भी लगता है और दुख भी होता है। कोरोना टाइम में बाल बढ़ गए थे, बाल कहाँ कटवाए नहीं समझ में आ रहा था। एक दिन कुछ पत्नी ने कोशिश की, लेकिन वो बाल कट नहीं पाए। मेरा जहाँ दफ्तर है उसके बाहर वो जो सड़क पे बैठ के गुमटी लगा के एक नाव बैठता है, वो नाव कोरोना काल में आ नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ आके पुलिस वो करती थी, और पुलिस शायद इतना ज़्यादा पैसा ले रही थी उसको अपनी दुकान चलाने का, वो हर जगह पैसा लिया था हर गुमटी वाले से, कि वो उसका पड़ता नहीं पड़ रहा था। तो मैं आया, भाई अब बाल नहीं हो रहे थे, तो मैंने किसी तरह से कहा कि उसका ज़रा पता करो, आसपास ही रहता है। पता लग गया, उसको बुलाया गया और वो अपनी कैंची लेके आ गया। मैंने कहा जरा बाल काट। बाल काटते समय हमने पूछा भाई कैसे चल रहा है? उसने कहा साहब इतनी दुख है, इतनी मुश्किल है, खाने का तो माली राशन आ जा रहा है, लेकिन तेल तो चाहिए ना, तेल तो चाहिए। अब दूसरा तेल के अलावा जो उसने एक बात कही, उसने कहा कि मेरी 2 पौत्री हैं और उन पौत्रियों को कुछ दूध तो चाहिए, कोई 2 वर्ष की है और एक 5 वर्ष की है। दूध हम कहना हम लोग ना खाएं, हम लोग चाय भी ना पिए, कुछ ना पिए, लेकिन उनको दिन भर में कुछ तो दूध चाहिए। एक पैकेट, वो बोल रहा है यहाँ की भाषा में, वो जो प्लास्टिक के पैकेट में दूध आते हैं, कुछ एक पैकेट दूध चाहिए, नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दुकान नहीं लग रही है। अब ये मेरे लिए दुख, गुस्सा और शर्म, ये तीनों की बात है। मान लीजिए मैं किसी एक को कह सकता हूं भाई एक पैकेट दूध मैं दे दूंगा, क्योंकि एक साथ आप पैसा दे दीजिए तो कहीं और खर्च हो जाएगा, इसलिए नहीं कि कोई वो, हर एक आदमी के ऊपर इतना प्रेशर है। और जैसा सारे लोग कह रहे हैं कि ये महंगाई, ये आर्थिक स्थिति और खराब होने वाली है। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई हो गया है, तो सेंसेक्स में वो नाउ को अब हम, या तो हम उसको राय देते हैं कि तुम बढ़िया सेंसेक्स में पैसा लगाओ, गोल्ड ETF खरीदो, गोल्ड ETF देखो कितना बढ़िया होगा, और सरकार के बॉन्ड खरीदो। तो मैं कम से कम इतनी ज्ञान की बातें उससे नहीं कर सकता हूं कि तुम कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के और शेयर मार्केट में पैसा लगा के तुम अपना काम चलाओ। इतना ज्ञान मुझे नहीं है, और मेरे साथ जो लोग हैं उनके पास भी इस तरह का ज्ञान नहीं है। किसी को तो इसकी फिक्र होनी चाहिए। खाने का तेल, कड़ुआ तेल 200 रुपये, मतलब कहीं लीटर है, कहीं किलो, हम लोग किलो में खरीदते हैं, 200 रुपये। और कड़ुआ तेल एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, कम से कम नॉर्थ में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ जो मछली बनती है वो, मतलब वो कड़ुए तेल, मस्टर्ड ऑयल की एक अहमियत है। निर्मला जी जहाँ से आती हैं वहाँ हो सकता है मस्टर्ड ऑयल नहीं खाया जाता हो, तो वो कहेंगे मुझे, हालांकि वो जो नारियल तेल या जो भी हो, वो भी कुकिंग मीडियम, कोई भी कुकिंग मीडियम अब 200 के आसपास है, 180, 200, 210, 220। अब जरा ये सोचिए, देश का एग्रीकल्चर मंत्री कह रहा है मिलावट बंद हो गई है इसलिए दाम बढ़ गया है। तो अभी तक जो तुम बैठे हुए थे पिछले 7 साल से और मिलावट हो रही थी, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए किसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए? उससे कोई अगर लोग मरे हैं तो कौन जिम्मेदार है? ये मुद्दा अगर आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए आज कोरोना इसलिए मुद्दा बन गया है क्योंकि हमारे आपके घर में कोई ना कोई मृत्यु हुई है। महंगाई जो है वो आज डेटा है ये सब कि देश के 97% लोगों की आमदनी कम हुई है। अब आप अपने अगल बगल देख लीजिए, इसको भी मुद्दा बनाने की जरूरत है। अपने तीसरे उस पे आ रहा हूं कि क्या लक्षद्वीप भी अगला कश्मीर बनेगा, और वो दोनों तरफ से है। क्योंकि जो प्रफुल्ल पटेल जी हैं वो कहते हैं कि इसको हम टूरिज्म हब बना देंगे, ऐसा दुनिया में कर देंगे कि यहां सारे टूरिस्ट आएंगे। आपको यहां एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। एक देश, मतलब दुनिया का एक स्वर्ग कहा जाता था कश्मीर, जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट ऐसे ही आते थे, उसका क्या हाल कर दिया उस स्वर्ग का? उसमें कोई टूरिस्ट अब आने की आ रहा है? वहां की एक फिल्म निर्माता हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं आयशा सुल्ताना जी। मैं जब अभी इसको वो कर रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज मिला, क्योंकि मुकदमा अब तो मरहूम हो गए तो मुकदमा थोड़ा मुश्किल है। शर्मिला टैगोर ने जब नवाब पटौदी से शादी की थी तो धर्म परिवर्तन किया था, और उनका जो इस्लामिक नाम था वो बेगम आयशा सुल्ताना खान था। तो जब मैं इनको सुल्ताना खान, तो वो सबसे पहले शर्मिला टैगोर का आता है। लव जिहाद किया था। मेरे ख्याल में अगर अभी भी कोई मुकदमा हो सकता है तो कर देना चाहिए। उनके लड़के ने भी लव जिहाद कर दिया, तो डबल मुकदमा करके उसको कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए। नवाब पटौदी के जो घर के ना, अब तो तीसरी जनरेशन भी हो, तैमूर उन्होंने नाम रख दिया। हिम्मत कैसे हुई तैमूर नाम रखने की? इस पर भी एक मुकदमा हो जाना चाहिए।
क्योंकि इसमें भी सेडिशन का केस, तुमने तैमूर का कैसे नाम रख दिया। अब आयशा सुल्तान जी टीवी डिबेट में भाग ले रही थी और वहां उन्होंने ये कहा कि लक्षद्वीप में ऐसा लग रहा है कि एक बायो वेपन यूज किया जा रहा है। उन्होंने बाद में क्लैरिफाई भी किया है और डिबेट कोई देखे उन्होंने कहा है साफ साफ यह है कि वो बायो वेपन का मतलब प्रफुल्ल पटेल से था। लेकिन सरकार को इससे क्या होता है, अपने नंबर बढ़ाने हैं। नंबर बढ़ाने के लिए है कि मैंने भी किया। तो वो जो मैंने भी किया वो एक सी अब्दुल कादिर हाजी साहब हैं। एक तो हाजी हैं, मतलब हाजी जो हो जाता है वो झूठ फूट नहीं बोलता है, वो बदमाशी की बातें नहीं करता है, क्योंकि पाजी और हाजी के बीच में बहुत फर्क है। ये स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, और इन्होंने तुरंत भाग के एक एफआईआर कर दी। एफआईआर में क्या किया, सेडिशन की, राष्ट्रद्रोह। अच्छा, यहां तो राष्ट्रद्रोह तो मूंगफली की तरह बिकता है ना, क्योंकि अगर आपने मेरी दुकान से नहीं खरीदा तो आप राष्ट्रद्रोही। तो राष्ट्रद्रोह का सेक्शन 124A सेडिशन और 153B 2 दफाएं लगा के वो कर दिया। हालांकि बाद में कानून के जानकार कह रहे हैं 124A जो सेडिशन लगता है उसमें आपके वक्तव्य से वायलेंस को आप इंस्टिगेट करते हैं तब लगता है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, परेशान तो रहेंगे ना कुछ दिन। देखिए, पुलिस में आज ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा विनोद दुआ वाले केस में, हर जगह ये कई जगह हो रहा है अदालतों का है कि आपकी बेसिक सजा तो तभी हो जाती है जब आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है। 20 जून को आयशा सुल्ताना को बुलाया गया है कि आप आके अपना वो करिए, तो सारा उसी समय हम लोग ठीक कर सकते हैं ये उस जगह। अच्छा, वहां पे लेकिन जब ये कर रहे हैं तो लोकल उनका हमारे हाजी साहब का कितना प्रभाव है कि वहां के 12 पाजी लोगों ने जो बीजेपी के मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। अब मुश्किल क्या हो रही है कि वहां पे जो कावराती जो उनका स्टेट जो कैपिटल है वहां कोई बंदी नहीं होता था, वहां कोई एफआईआर ही नहीं होती थी। लेकिन हमारे प्रफुल्ल पटेल जी पहुंच गए, उन्होंने कहा भाई सबको काम दो। तो जैसे भाई ये तो भाई कौन है, सबको काम दो, तो काम पे ये लगाया उन्होंने कि एफआईआर करो। तो भाई पुलिस वाले भी तो कुछ काम करें, मतलब तो एफआईआर कर दो, चलो कुछ इनको लाओ, जांच करो। और उन्होंने जो बात ये कही थी, उन्होंने एक चीज और कही थी, वो इसलिए आप समझ लीजिए लक्षद्वीप का जो कोरोना का प्रोटोकॉल है वो आयशा सुल्तान ने कहा था कि वो तोड़ने का काम किया गया है यहाँ पे इस लॉ को लाके। और उससे पहले जब तक ये कोरोना प्रोटोकॉल पुराना ये फॉलो कर रहे थे जो अपने ढंग से लक्षद्वीप कर रहा था, वहां 0 कोरोना के केस थे, 0। लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी ने उसको धरती का स्वर्ग बनाने के चक्कर में पहला काम तो ये कि अच्छा शायद स्वर्ग में भी थोड़ा बहुत वो होना चाहिए ना कि थोड़ा कचरा, थोड़ा कोरोना, थोड़ा बीमारी, तो शायद इसके लिए उनको लगा कि नहीं, स्वर्ग में भी, स्वर्ग बनाते समय भी उसमें कुछ ये कर दिया जाए। तो वहां उनके उससे ठीक से कोरोना घुसा है। 70,000 के करीब 67-68 हज़ार की आबादी में करीब 7,000 लोगों को वहां इन्फेक्शन हो गया था इनिशियल राउंड में, मतलब ऑन अ वेरी हाई परसेंटेज। तो लक्षद्वीप को हम लोग फिर स्वर्ग बनाने के कहीं चक्कर में उसको नर्क न बना दें, इस बात की भी आशंका है। अगले हफ्ते फिर से ओवरव्यू में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।